हेलो हरियाणा वाले बच्चों, क्या हालचाल। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी बहुत ही शानदार, एक बहुत ही जबरदस्त बंसोड़ सीरीज चल रही है हरियाणा के एग्जाम के लिए, जिसका फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड हो चुका है। और अब बच्चों की डिमांड आ रही थी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनसे काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिनका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक और साथ में आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डी एंड एफ ब्लॉक और साथ में आपका क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आज इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। कंप्लीट यहाँ पे दोनों चैप्टर में आपको पढ़ाने वाला हूं, इसलिए लास्ट तक बने रहना है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आज के अमेजिंग सेशन में। तो सभी बच्चे आ जाओ। मैं आशा करता हूं फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड आप सब देख चुके होंगे, जिसमें 4 चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जाके देख लेना, बहुत ही बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो आ जाओ भाई हरियाणा वाले बच्चों, फटाफट सभी बच्चे। और यहाँ पे ये जो क्लास हो रही है, इनकी पीडीएफ की अगर बात की जाए तो इनकी पीडीएफ आपको मिलने वाली है। सभी बच्चे ध्यान से देख लेना। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां पे आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। सभी बच्चे जरूर ज्वाइन कर लें। वहां से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आपके छोटे भाई बहन को आप उम्मीद बैच के बारे में बता सकते हो। जिनको सिलेक्शन की अभी उम्मीद नहीं है, उनको आप उम्मीद का रास्ता बता सकते हो, जहां पर 3 बार सिलेबस होगा। 6 नहीं 7 मॉड्यूल मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटल फ्री, कोई चार्ज नहीं होगा। डेली लेक्चर, डीपीपी, उनके सॉल्यूशन, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मेंटरशिप। कोई समस्या आ जाती है तो मेंटरशिप भी आपको मिलने वाली है। तो आप अपने छोटे भाई बहन और पड़ोसियों को सजेशन दे सकते हो, क्योंकि आप तो सीधे हरियाणा के कॉलेज में जाने वाले हो, ठीक है। लेकिन आप में से अगर मान लो कोई को ऐसा लग रहा है नहीं सर एमसी जाना है, तो आप भी आ जाओ उम्मीद बैच में, फटाक से आ जाओ, टाइम बिल्कुल मत लगाओ। ये देखो जो मॉड्यूल में बात कर रहा हूँ, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, नर्सिंग एप्टीट्यूड, एम्स, ठीक है ना। यहाँ पे इंग्लिश के लिए, जनरल नॉलेज के लिए सारे फ्री में मिलेंगे आपको। और बायो के 2 पार्ट हो गए हैं, इस वजह से ये जो मॉड्यूल है वो आपका क्या हो गया है, 7 हो गया है। बायोलॉजी जो है, एक तो बॉटनी का और एक जूलॉजी का, अलग अलग पार्ट हो गया भाई। तो अब टाइम तो वेस्ट करेंगे नहीं सर, सीधा आ जाते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। अरे सर चलो ना सर, क्या सर आप भी सर ऐसे करते हो, चलो आ जाओ। तो पहले सबसे बेहतरीन जो ब्रांड जिसको माना जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, केमिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर जहां से प्यारे बच्चों भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी आज मैं करता हूं चर्चा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलो चलो सर आ जाओ। तो क्या नाम है सर आपका? तो मेरा नाम से क्या मतलब, टॉपिक का नाम क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। चलो तो भाई थोड़ा सा बेसिक चर्चा हो जाए सर, बिल्कुल। K4FeCN6, क्या बात है सर। तो क्या कहानी है, तो देखो ये जो एटम होता है ना प्यारे बच्चों, इसको सेंट्रल एटम बोला जाता है, जो जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। सर कौन कौन से, तो याद रखना, साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेकोनी, क्यों जान जलाती हो। ये जो CN है इसके ऊपर क्या चार्ज है, माइनस, साइनाइड। तो ये क्या करता है, नेगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर। नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर को इलेक्ट्रॉन पेयर बोला जाता है। तो जिन मॉलिक्यूल के पास में या तो नेगेटिव है या आपका लोन पेयर है, तो ये डोनेट करते हैं किसको, सेंट्रल एटम को, क्योंकि सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल है भाई, क्योंकि डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। तो ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, याद रखना, उसको बोला जाता है लिगेंड्स। ओहो सर, लिगेंड्स यही होते हैं क्या, बिल्कुल। और जो सेंट्रल एटम और लिगेंड्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है, उसको बोला जाता है सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आय हाय कितना सुकून मिल रहा है सर, ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिगेंड्स और सेंट्रल एटम के बीच का बॉन्ड, लिगेंड्स और सेंट्रल एटम के बीच का बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। लिगेंड्स का मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, ये आपके जनरली आयंस हैं जो आपको बाहर नजर आ रहे हैं। उसके बाद में याद रखना प्यारे बच्चों, नेट चार्ज ऑन सेंट्रल एटम, जो नेट चार्ज प्रेजेंट होगा सेंट्रल एटम के ऊपर, उसको यहां पे आप क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। ओहो सर ऑक्सीडेशन नंबर यही होता है क्या, तो चलो सर, सेंट्रल एटम को याद रखना है हमेशा x मान लो। तो एक पोटेशियम का 1, तो 4 का 4 प्लस x, एक CN का -1, 6 का -6 इजिकल टू 0 कर दो, x बराबर +2, जो कि आपका ऑक्सीडेशन नंबर है। आय हाय कितना मजा। तो सर हम ऑक्सीडेशन नंबर सीख गए हैं, ठीक है सर। हम सेंट्रल एटम के बारे में पता लगा चुके हैं, लिगेंड्स के बारे में पता लगा चुके हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पता लगा चुके हैं। सर कोऑर्डिनेशन नंबर और होता है कुछ,
है बोलो बोलो, बिल्कुल बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे ना उनकी संख्या ही कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो सर एक CN माइनस एक बॉन्ड बनाएगा तो टोटल 6 बॉन्ड बनेंगे यहाँ पे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगी। समझ लो एक नंबर पक्का हो चुका है, ठीक है ना आपका। अगर आपको यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एक नंबर नहीं, एक क्वेश्चन पक्का आता है ऑक्सीडेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर का, जो आप आसानी से आपके एग्जाम में कर सकते हो। अब बात करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। थोड़ा सा जाते हैं डिटेल, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। ओहो सर, चलो सर लिगेंड्स का टाइप की चर्चा की जाए तो बात करते हैं सबसे पहले चार्ज के अकॉर्डिंग। तो चार्ज के अकॉर्डिंग पहला होता है नेगेटिव, दूसरा होता है पॉजिटिव, तीसरा होता है प्यारे बच्चों न्यूट्रल। याद रखना, जिनके पास में नेगेटिव चार्ज होता है जैसे Cl माइनस, Br माइनस, ठीक है, OH माइनस, इस तरीके के जिनके पास नेगेटिव चार्ज है, कुछ भी हो सकता है, सल्फेट ले लो आप, SO4 2 माइनस, कोई भी ले लो आप, XYZ डॉट 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 भी कर सकते हो। पॉजिटिव जैसे आपका NH2 NH3 प्लस, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है वो आपका पॉजिटिव लिगेंड्स है। न्यूट्रल में जैसे आपका H2O ले लो, NH3 ले लो भाई साहब, ठीक है, CO ले लो, ये सारे के सारे न्यूट्रल है, जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता है। जिनके पास कोई चार्ज नहीं होता है वो आपका यहाँ पे क्या होता है, चार्ज के अकॉर्डिंग लिगेंड्स का टाइप है भाई। अब चलते हैं यहाँ पे डेंटिसिटी। डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं एक मिनट, हेलो करते हैं अपन डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग। डेंटिसिटी के अकॉर्डिंग लिगेंड्स का टाइप्स। ओहो सर, डेंटिसिटी का मतलब तो बताओ। अरे सर आप सीधे लिख देते हो, मतलब तो बताओ। अरे क्यों क्यों क्यों, मतलब नहीं बताऊंगा, आपको क्या लगता है मैं? देखो डेंटिसिटी का मतलब होता है, किसी को मत बताना, सिर्फ आपको बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लेना। डेंटिसिटी का मतलब होता है एक लिगेंड्स कितना बॉन्ड बना सकता है, वो उसकी डेंटिसिटी होती है। और यहां पे पहला टाइप आपका प्यारे बच्चों मोनोडेंटेड लिगेंड्स। मोनो नाम से स्पष्ट हो रहा है सर, एक लिगेंड्स एक बॉन्ड बनाना चाहिए। तो Cl माइनस, Br माइनस, ठीक है, Cn माइनस, Nc माइनस, ये सारे के सारे आपके यहाँ पे मोनोडेंटेड है। सेकंड है आपका बाइडेंटेड लिगेंड्स। बाइडेंटेड लिगेंड्स, जब एक लिगेंड्स अकेला अकेला लिगेंड्स दो बॉन्ड बना देता है तो वो आपका बाइडेंटेड लिगेंड्स कहलाता है। जैसे EN जिसको बोला जाता है इथाइलिन डाई अमाइन, जैसे प्यारे बच्चों CH2 इथाइलिन, NH लोन पेयर दोनों लोन पेयर डोनेट करेगा। तो भाई साहब देखो, एक लोन पेयर ये यहां से डोनेट कर रहा है, एक यहां से कर रहा है, तो अकेला दो बॉन्ड बना रहा है, मतलब बाइडेंटेड। एक होता है ऑक्जिलेटो आयन C2O4 2 माइनस, C डबल बॉन्ड O O माइनस, ये भी डोनेट ये भी डोनेट। तो यहाँ पे अकेला लिगेंड्स दो बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी आपका बाइडेंटेड लिगेंड्स होगा। सर मजा आ गया। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे पॉलीडेंटेड लिगेंड्स। पॉलीडेंटेड सर नाम से स्पष्ट है, जो दो से ज्यादा बॉन्ड बनाए अकेला। जैसे आपको एक कॉमन नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हरियाणा के एग्जाम में इस साल आ भी सकता है। EDTA जिसकी फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड, या एसिटेट भी बोल सकते हैं इसको, ध्यान से सुन लेना। देखो स्ट्रक्चर की बात की जाए तो CH2 इथाइलिन, डाइअमाइन मतलब दो नाइट्रोजन लोन पेयर, और टेट्रा एसिटिक एसिड मतलब CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2C डबल बॉन्ड O माइनस। तो ये देखो यहाँ पे कहानी में क्या है प्यारे बच्चों, 1 2 3 और 4 तो ऑक्सीजन डोनर एटम है, और 2 आपके यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर एटम है, तो टोटल 6 डोनर एटम है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाती है, और इसको बोलते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। हेक्साडेंटेड लिगेंड्स प्यारे बच्चों, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ नहीं आता केमिस्ट्री में, मेरी ये कंप्लीट सीरीज फॉलो कर लेना। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ पूरा पेपर इस सीरीज से बाहर नहीं आएगा। जो बच्चा
एकदम ईमानदारी से पढ़ रहा है ना, तो फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में उसको पता लग चुका होगा। 1 से सवा घंटे में 2 चैप्टर पूरा करवा रहा हूं, एक एक लाइन टू लाइन आपका सिलेबस उठा लेना, एक बिंदी भी ऐसी नहीं मिलेगी जो गायब कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने 4 इंपॉर्टेंट चीज छांट ली और यहां आपको पढ़ा दिया, ना ना ना, एक एक चीज डिस्कस कर रहा हूं ताकि कंपटीशन एग्जाम में किसी भी टीचर को नहीं पता होता कि कौन सी चीज पूछी जाएगी। तो वही चीज ध्यान में रखते हुए मैं हर एक चीज पढ़ा रहा हूं ताकि कुछ भी आपसे पूछा जाए तो आपका सॉल्व हो जाए, वो गलत नहीं हो आपका। यही रीजन है कि मैं एक एक चीज यहां पे आपको समझा रहा हूं। तो सभी बच्चे ईमानदारी से पढ़ाई करो ताकि आपको इस चीज का बेनिफिट आने वाले समय में जरूर मिलेगा। तो ये सभी बच्चे इस चीज को दिमाग में लेके चलो भाई साहब। नेक्स्ट आपका होता है एम्बिडेंट एंड लिगेंड्स। हाय हाय सर, नाम तो अच्छा लग रहा है। एम्बिडेंट का मतलब प्यारे बच्चों होता है ऐसा लिगेंड्स जिसके पास 2 डोनर साइड होती है बट एक टाइम पे वो एक ही साइड यूज करता है, जैसे CN माइनस NC माइनस, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। 2 डोनर साइड है तो यहां नाइट्रोजन किया, यहां पे आपका इसने कार्बन डोनर साइड यूज किया। जैसे आपका NO2 माइनस, तो NO2 माइनस ONO माइनस, तो यहां पे देखो ऑक्सीजन, यहां पे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग डोनर साइड थी, एक एक टाइम पे एक यूज किया, तो एम्बिडेंट लिगेंड्स यहां पे ये कहलाता है। एक होता है प्यारे बच्चों चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स, देखो भाई नाम से स्पष्ट है, चिलेटिंग। चिलेटिंग लिगेंड्स में समझ लेना ऐसा लिगेंड जो आपका क्लोज रिंग बना देता है, ऐसा लिगेंड जो आपका क्लोज रिंग बना देता है। जैसे आपने देखा था इथाइलिन डाइअमाइन EN, जैसे आपने देखा था C2O4 2-, ये आपके देखो मैं बना के नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट यहीं पे बता देता हूं। ये देखो ये 1 2 3 4 5 मेंबर की क्लोज रिंग बना रहा है, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बना रहा है। तो इस तरीके के लिगेंड्स जो क्लोज रिंग बनाते हैं वो चिलेटिंग लिगेंड्स कहलाते हैं। ये भी आपको यहाँ पे आना चाहिए। अरे सर मजा आ गया, क्या पढ़ा रहे हो सर। सर ऐसा लग रहा है कि पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अब तक नहीं आता था बट अब आने लगे यार, ऐसा जिनको लग रहा है वो कमेंट जरूर कर देना। नेक्स्ट नेक्स्ट, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा यार, लोड क्यों ले रहे हो, डरने की क्या बात जब जे एकेडमी का है साथ। तो अब आइए आइए आइए। तो प्यारे बच्चों लिगेंड्स, उनके टाइप्स सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला बता रहा हूं जिसके ऊपर एम्स में तो इस बार सवाल आ चुका है और MHCET में भी आ चुका है। अब यहां पे देखेंगे अफेक्टिव एटॉमिक नंबर का एक फॉर्मूला जिसके ऊपर सवाल आ चुका है। अब देखते हैं यहाँ पे हरियाणा में भी हो सकता है कि इस पे पूछा जाए। तो याद रखना Z माइनस का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 गुणा कोऑर्डिनेशन नंबर, जहां पे Z आपका एटॉमिक नंबर होता है और प्यारे बच्चों ON आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है और CN आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। सर मजा आ गया। उसके बाद में आ जाते हैं अपन बर्नर की थ्योरी पर। बर्नर साहब आए, बर्नर साहब ने क्या किया अभी देख लेते हैं। बर्नर साहब ने प्यारे बच्चों 2 यहाँ पे बैलेंस के बारे में चर्चा करी। एक तो इसने बताया आपको प्राइमरी बैलेंसी के बारे में बताया और एक यहाँ पे इसने प्यारे बच्चों आपको सेकेंडरी बैलेंसी के बारे में बताया। इसने प्राइमरी बैलेंसी के बारे में तो ये सिंपल सी चीज बताई थी कि ऑक्सीडेशन नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सेकेंडरी बैलेंसी को आप कोऑर्डिनेशन नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइमरी बैलेंसी में आप याद रखना यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका सिंपल सा ये आयनाइजेबल होती है, जबकि यहाँ पे सेकेंडरी बैलेंसी आप याद रखना नॉन आयनाइजेबल होती है। उसके बाद में अपन यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं, यहाँ पे ये आपका नॉन डायरेक्शनल है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर है, आयंस की कोई डायरेक्शन नहीं है, जबकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है तो ये डायरेक्शनल होती है। ये भी आप यहाँ पे थर्ड पॉइंट याद रखना, यहाँ पे डॉट डॉट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जबकि यहाँ पे आप एक सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बर्नर साहब की थ्योरी थी भाई। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉल और आ गया है। अभी क्या है, इस टाइम जनरली जो मेरी क्लास है वो नहीं होती है। अभी जो मेरा टाइम चल रहा है इस वजह से घर वालों को भी लग रहा है और सराउंडिंग वालों को भी लग रहा है कि यार मास्टर फ्री हो गया होगा, अब बात करते हैं। अब उनको कैसे बताएं कि मास्टर अभी हरियाणा वाले बच्चों से प्यार कर रहा है और हरियाणा वाले बच्चों के लिए पूरी ताकत लगा रखी है कि कैसे भी करके हर एक बच्चा अपना ड्रीम पूरा कर पाए, ठीक है ना। तो आ जाते हैं। अभी सर 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 पढ़ा तो दिया बट एक रिक्वेस्ट है सर, आप डांटोगे तो नहीं ना। अरे बोलो ना यार, क्या रिक्वेस्ट है सर। रिक्वेस्ट ये है कि इनके ऊपर क्वेश्चंस करा दो सर, मजा आ जाएगा। अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्यों टेंशन ले रहे हो यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो, क्यों टेंशन ले रहे हो। K4FCN6
CONH3 का होल फॉर Cl टू Cl। ओहो सर मजा आ गया। सर आप मजाक बहुत अच्छी करते हो सर, सही बता रहे हैं सर। सर आप मजाक बहुत अच्छी करते हो सर। सर आप पढ़ाते तो पता नहीं, बट मजाक अच्छी करते हो। अब पढ़ाता कैसा हूँ या फटाफट कमेंट में लिख दो, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट में लिख दो कैसा पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे बोलो हाँ कि ना। चक 1 2 ऑल क्लियर। तो आपको मैं यहाँ पे 4 सवाल दे चुका हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना है, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल दिया तो अफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी भी आ जाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये ही प्राइमरी वैलेंसी है और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सेकेंडरी वैलेंसी है। चलो 4 क्वेश्चन है, 4 मिनट आपके पास है, टाइम स्टार्ट कर दिया है मैंने, अब फटाफट बता दो। साबली सलोनी तेरी झील सी आंखें, इनमें न जाने कहां खो गया है मेरा दिल। चलो भाई फटाफट बता दो, जल्दी जल्दी, 4 सवाल दे दिया मैंने आपको, फटाफट। सर 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 बिल्कुल हम बता रहे हैं सर, आप बस इंतजार करो हमारे आंसर का। और सर हमको पूरा आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारा आंसर सही आएगा। तो मैं भी यही चाहता हूं कि आप सबका आंसर सही आ जाए, तो मुझे अच्छा लगेगा, डेफिनेटली बात है। सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर बताएं। हमारा सब बच्चों से बहुत ही विनम्र निवेदन है ये। चलो भाई अब देखते हैं, यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर तो यहाँ 6 बॉन्ड बन रहे हैं तो 6, यहाँ 4 और 2 बन रहे हैं तो 6, यहाँ 4 बन रहे हैं तो यहाँ 4, और यहाँ 4 और 2 बन रहे हैं तो 6। इसमें तो कोई दुख है ही नहीं सर। यहाँ पे सर कुछ नहीं है, 4 + x - का 6 बराबर 0, तो x बराबर +2। यहाँ पे आपका देखो कोबाल्ट को x मान लिया, ये देखो NH3 न्यूट्रल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, तो 4 × 0 -2 और -1 = 0। तो यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो +3 आ जाएगा। यहाँ पे देखो न्यूट्रल है तो डायरेक्ट 0 आ गया, यहाँ पे भी न्यूट्रल आ गया, तो x + 4 × 0 -2 -1 बराबर 0, तो यहाँ पे भी +3 आ जाएगा। विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते थे आप। एक और अच्छा सवाल देता हूँ, स्मार्ट सवाल जिसको बोला जाता है, पेपर टफ आने पर इस तरीके का सवाल आ सकता है। तो यहाँ पे देखो ये एक लॉजिकली सवाल है, तो देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, EN इथाइलिन डाइअमाइन न्यूट्रल है भाई साहब, तो x + 2 × 0 -2 -1 बराबर 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर तो आएगा +3। बट इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना, EN बाइडेंटेड लिगेंड से, तो एक लिगेंड्स 2 बॉन्ड बनाएगा तो 2 कितने बनाएंगे 4, और 4 और 2 Cl, तो याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर आपकी 2 × 2 4 + 2 बराबर 6 हो जाएगी भाई साहब। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट भी देखना पड़ेगा। अगर मोनोडेंटेट है बाइडेंटेट है तो इस तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आ जाते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर पर। IUPAC नोमेनक्लेचर, तो सभी बच्चे एक बार फटाफट कमेंट कर दो यार, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, एकदम फीलिंग्स आ रही है कि नहीं आ रही सिलेक्शन वाली, और ऐसा फील हो रहा है कि नहीं हो रहा कि सर बिल्कुल अब सिलेक्शन की राहों पर हम चल रहे हैं, और हमें अब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही चंद समय बाद हम बहुत ही शानदार कॉलेज में पहुंच जाएंगे। ये चीज जरूर आप कमेंट में बता दो फटाफट सभी बच्चे। चलो सर चलो सर, तो यहाँ देखो भाई IUPAC नेम में याद रखना, जो नेगेटिव लिगेंड्स है उनके नाम के लास्ट में एंड विद ओ लगाना है भाई साहब, पहली चीज तो ये याद रखना। सर बिल्कुल लगा देंगे, आप टेंशन मत लो सर, आप टेंशन लो ही मत सर, इस बार हमारा सिलेक्शन हो चुका है ऐसा हमको फील हो रहा है। इसको क्लोरो बोल सकते हैं या फिर आप इसको क्लोराइडो भी बोल सकते हैं मेरे बच्चों, Br- को आप ब्रोमो भी बोल सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों इसको ब्रोमाइडो भी बोल सकते हैं। I- को यहाँ पे आप आयोडो बोल सकते हो, या फिर प्यारे बच्चों आयोडाइडो भी बोल सकते हो। अरे सर ऐसे ऐसे पढ़ा रहे हो ना सर, ऐसा लग रहा है सर हम तो
पूरे साल नहीं पढ़े, बट इस बार ऐसा लग रहा है कि नीट निकाल देंगे। हरियाणा क्या चीज है सर, हरियाणा क्या चीज है, नीट निकाल देंगे, ओ लगा दो भाई साहब। अगर बात करूं मैं पॉजिटिव लिगेंड्स, तो याद रखना उनके नाम के लास्ट में आपको IUM लगाना है, एंड में आपको IUM लगाना है, एंड में। अरे सर बताओ सर, एक एग्जांपल तो बता दो सर, ऐसे क्यों कर रहे हो। तो NH2 NH3+, याद रखना इसको हाइड्रोजीनियम आयन बोलते हैं, हाइड्रोजीनियम आयन बोलते हैं। सर मजा आ गया। सर कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स के नाम तो बता दो सर, ऐसे क्यों कर रहे हो। तो ये लो भाई साहब न्यूट्रल लिगेंड्स, भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट H2O, जिसको एक्वा बोलते हैं, याद रखना एक्वा। उसके बाद में आपका NH3, तो याद रखना प्यारे बच्चों इसको अमाइन बोलते हैं भाई साहब, सबसे इंपॉर्टेंट यही है आपका अमाइन। लेकिन याद रखना यहाँ पे डबल M आता है। CO इसको बोलते हैं कार्बोनाइल, याद रखना इसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल बोलते हैं। सर मजा आ गया। अब यहाँ पे आप सिंपल सा UPSC नोमेनक्लेचर 4 लाइन में सिखा रहा हूं मैं, ये ध्यान रख लेना, लोग आपको 3-3 4-4 घंटे तक पढ़ा दें। सबसे पहले आपको यहाँ पे नाम लिखना है प्यारे बच्चों लिगेंड्स का, उसके बाद में लिखना है सेंट्रल एटम का, उसके बाद में लिखनी है सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर, जो कि याद रखना आपको ब्रैकेट में लिखना है। ब्रैकेट में भी आपको रोमन नंबर में लिखना है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इस तरीके से आपको ब्रैकेट में लिखना है। और सबसे लास्ट में जितने भी आयंस आपको बच जाएंगे उनके नाम लिखना है। ये कब है, जब आपका पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तब। अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्स हुआ, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नेगेटिव कॉम्प्लेक्स का मतलब भी मैं आपको बताऊंगा। तो लिगेंड से पहले जो पॉजिटिव आयन होगा बाहर, पॉजिटिव जो आयन होगा उसका नाम लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे लिगेंड्स का नाम लिखोगे, ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिगेंड्स का नाम लिखोगे, फिर आपका सेंट्रल एटम का नाम लिखोगे, साथ में आपका ऑक्सीडेशन नंबर तो आपका आएगा ही, लेकिन सेंट्रल एटम के नाम के साथ में याद रखना पीछे ATE, एट लगाना है, जैसे आपका फेरेट, निकलेट, ठीक है ना, जिंकेट, इस तरीके से आपको ATE लगाना है। फिर वही आपका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस कोई भी आपका यहाँ पे आयन तो बचेगा नहीं बाहर, तो लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर लिख के आपको छोड़ देना है। नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में ये और आपका पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स में ये, एग्जाम्पल से मैं आपको समझा देता हूँ दोनों के। K4FeCN6 आ गया मान लो, तो देखो ये पॉजिटिव आयन बाहर है, कितने पॉजिटिव आयन बाहर है, 4K+। तो आपको पता है अगर 4K+ बाहर है तो सिंपल सी बात है यहाँ पे आपका 4- आ जाएगा। तो पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है कि ये नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। और नेगेटिव अगर ये कॉम्प्लेक्स है तो फिर ये वाला सीक्वेंस, पहले पॉजिटिव आयन, इसको पॉजिटिव कर देना, पॉजिटिव, फिर लिगेंड्स, फिर सेंट्रल एटम, फिर साथ में ATE। तो पॉजिटिव आयन 4 है। अब देखो आयन कितने भी बाहर हो सिर्फ नाम लिखो, ऐसा नहीं कि 4 बार है तो 4 लिखेंगे। पहले लिख दो पोटेशियम, फिर 6 लिगेंड्स है तो हेक्सा, फिर लिखो साइनो या साइनाइडो, फिर आपको ATE लगाना है क्योंकि नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है, तो फेरेट, ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता ही है, सेकंड आयन। तो ये आपका इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा, जो कि आप आसानी से लिख सकते हो। मान लो और यहाँ पे दूसरे एग्जांपल लेते हैं, CONH3 का होल 4, Cl2 और Cl। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं है, ये देखो यहाँ Cl- बाहर है तो यहाँ प्लस आएगा, पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे। तो डाई क्लोरो और डाई आपका यहाँ पे क्लोरो टेट्रा अमाइन। अब देखो अमाइन में A आता है, क्लोरीन में C आता है, तो अल्फाबेटिकल ये पहले आता है तो इसको लिखेंगे। तो टेट्रा, ठीक है ना, अमाइन, अमाइन में डबल M आएगा याद रखना, डाई क्लोरो, उसके बाद में कोबाल्ट, उसके बाद में आपका यहाँ पे क्लोराइड आयन, बस काम खत्म। इस तरीके से आप दुनिया का कोई भी IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते हो। सर मैं आपको बता रहा हूं सर, इतना सिंपल तरीके से हमने IUPAC कभी सोचा भी नहीं था, इतना डर लगता था, सारा डर विदिन सेकंड खत्म हो गया है। अफेक्टिव एटॉमिक नंबर, बर्नर थ्योरी, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड्स, उनके टाइप्स। सर आप क्या चीज हो मुझे भी नहीं पता बेटा, मैं क्या चीज हूँ, बस मैं अपना बेस्ट देता हूँ और कम टाइम में बहुत अच्छे से बच्चों को मैं सिखाता हूँ। यही मेरा टारगेट है, यही मेरा यहाँ पे इस टाइम गोल है, क्योंकि मेरे लिए एक एक बच्चा इंपॉर्टेंट है और मैं बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। सिंपल सा वही रीजन है, इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे ये सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका एक होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जब सेम टाइप के लिगेंड्स प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं तो याद रखना आपका यहाँ पे क्या होता है, होमोलेप्टिक। जैसे मान लो CONH3 का, ठीक है ना, होल 6 और साथ में मान लो Cl2, तो सेम टाइप के लिगेंड्स है तो होमोलेप्टिक। लेकिन मान लो CONH3 का होल 4 और Cl2
और फिर मैं Cl करता, तो यहाँ NH3 भी है, Cl भी है, तो डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स आ गए, तो वो आपका हेट्रोलेप्टिक। नीट 2024 में यही सवाल आया हुआ है डायरेक्ट, तो याद रखना हरियाणा में कभी भी यहां से भी सवाल गिर सकता है। आधा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समाप्त हो चुका है, सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन। टाइम की मैं बात करूं तो अभी 25 मिनट क्लास को स्टार्ट हुए हैं, 25 मिनट्स हुए हैं, आधा चैप्टर समाप्त हो चुका है। आप सोच सकते हो। हाय हाय सर मजा आ गया सर, एक गाना सुना दो तो मजा आ जाए। तो सुन लो भाई साहब, है ना। जो देखे एक बार को पलट के बार बार, वो खुदा जाने क्यों तुझे देखने लगता है। सच बोलूं ईमान से, खबर है आसमान से, हैरत में चांद भी तुझको तकता है। कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। सर कितना मस्त सर, मजा आ गया सर, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली सर मजा आ गया। तो ये होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स हो गया है, और अब गाना सुन लिया है, एनर्जी मिल गई होगी आपको। और अब आ जाओ मेरे सभी बच्चे फिर से एक नए मैदान में। BBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी करते हैं चर्चा, इसके ऊपर सभी बच्चे आ जाइएगा। आ गए हैं सर, हम तो डेफिनेटली आ गए हैं, और आप चर्चा करो इसके ऊपर। तो भाई साहब देखो, दुनिया क्या सिखाती है मुझे नहीं पता, मैं 4 लाइन का हूं भाई, 4 लाइन लिखूंगा, पूरा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म कर दूंगा, एक सवाल गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। लोग इसको 3-3 दिन तक पढ़ाते हैं। 4 लाइन। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स याद रखना 2 होते हैं, एक CN- और एक CO। बाकी के सारे के जितने भी लिगेंड्स होते हैं जनरली वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, जैसे आपका Cl-, Br-, ठीक है ना, H2O, ये सारे के सारे आपके वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं। 4 लाइन लिख रहा हूं, देख लो भाई। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और अगर वीक फील्ड लिगेंड्स है, तो याद रखना sp3 तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, और टेट्राहाइड्रल आपकी ज्योमेट्री होगी। टेट्राहाइड्रल आपकी ज्योमेट्री होगी भाई, ये ज्योमेट्री है, और ये आपका यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है। ये तो मेरी पहली लाइन है, और साथ में ये आपका याद रखना, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा तो यहाँ पे याद रखना प्यारे बच्चों sp3 है, ये हाइब्रिडाइजेशन है ना, sp3, कुछ और मत समझ लेना इसको। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं तो याद रखना dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और स्क्वायर प्लेनर इसकी यहाँ पर ज्योमेट्री होगी। ये तो है पहली लाइन। सेकंड, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है तो बी के फील्ड लिगेंड्स अगर है तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और ऑक्टाहाइड्रल यहाँ पर ज्योमेट्री होगी। अगर यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा तो d2sp3 आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा, बट ज्योमेट्री आपकी ऑक्टाहाइड्रल ही होगी। ये दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट याद रखना, कॉपर के साथ +3 चार्ज हो और NH3 साथ में हो, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होना चाहिए था, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे साथ में मैंने बोला 6 है, क्योंकि NH3 वीक होता है। लेकिन याद रखना कोबाल्ट +3 के साथ NH3 आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की तरह काम करता है, तो हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 कर देता है। पहला एक्सेप्शन ये याद रखना। सेकंड, इसी का एक्सेप्शन याद रखना, कॉपर +2 चार्ज लेके आए और साथ में NH3 आ जाए और कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 आ जाए, तो याद रखना यहाँ पे होना sp3 चाहिए था, लेकिन dsp2 होता है। लेकिन क्या होता है, dsp2 स्क्वायर प्लेनर, ये दोनों एक्सेप्शन है। तीसरा पॉइंट ये याद रख लेना। और चौथा पॉइंट और बता रहा हूँ एक्सेप्शन, अगर मान लो pt के ऊपर +2 चार्ज आ जाए और यहाँ पे pd के ऊपर +2 चार्ज आ जाए और au गोल्ड जो होता है उसके ऊपर +3 चार्ज आ जाए, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 है, लिगेंड्स कोई सा भी हो, हाइब्रिडाइजेशन याद रखना dsp2 स्क्वायर प्लेनर होगा, चाहे वीक फील्ड है तो भी आपका होगा। जैसे मान लो PtCl4 आ गया, तो बच्चा क्या करता है, PtCl4 और 2-, तो pt के ऊपर चार्ज कितना आ गया, +2, क्योंकि x माइनस का 4 बराबर क्या है बताओ, -2 है, तो x बराबर +2 है। तो बच्चा क्या देखता है, बिग फील्ड लिगेंड देख के sp3 लिख देता है, जबकि गलत आंसर हो जाएगा। याद रखना यहाँ पे dsp2 हाइब्रिडाइजेशन और स्क्वायर प्लेनर आपका ज्योमेट्री होगा। सर बिल्कुल ये 4 लाइन याद रख लेना, पूरा बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का एक भी सवाल गलत नहीं होने दूंगा।
थोड़ा सा मैं इसका डिटेल चर्चा कर देता हूं एक बार पूरा सॉल्व करके। K4FeCN6 कुछ नहीं करना, कैसे डिटेल में सॉल्व करते हैं जो बाकी के जगह आपको मिलेगा। Fe के ऊपर +2 चार्ज आया, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है 3d6 4s2 होता है। Fe+2 यहाँ पे आपको पता ही है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो 3d में 6 इलेक्ट्रॉन बचा। ये आपके यहाँ पे 3d में बना दिया आपने 5 ऑर्बिटल, तो ये आपका यहाँ पे 3d आ गया 1 2 3 4 5। 3d के बाद में आपको पता है यहाँ पे 4s आता है और फिर 4s के बाद में आपका 4p आता है। अब देखो d में 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और साथ में आपका Cn- एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी तो 2 2 2 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब कमरा नंबर Cn जो है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब इसको कोऑर्डिनेशन नंबर ने कमरा नंबर बोलो, कमरा नंबर 6 है तो 1 2 3 4 5 और 6 कमरे बुक कर दो। सबसे पहले 2 डी के करे, फिर 1 एस का करा, फिर 3 पी का करा, तो D2sp3 आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ऑक्टाहाइड्रल आपका ज्योमेट्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या? कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो याद रखना अगर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो आपका होता है पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता, ये मैं यही समझा रहा हूं, अलग से नहीं लिखूंगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होता तो आपका डाया, और अगर नहीं होता तो आपका यहाँ पे पैरामैग्नेटिक होगा। और एक और यहाँ पे आपको वैल्यू याद रखनी है, म्यू बराबर अंडरवुड में n+2, जहां पे n जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और जो म्यू है इसको स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट इसमें यहाँ पे बोलते हैं, ये आपको याद रखना है सभी बच्चों को। और मैंने बता दिया है अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे क्या है प्रेजेंट है तो P आ गया, इसलिए इसको याद रखना। पैरा एब्सेंट है तो ये यहाँ पे याद रखना डाया। ट्रिक बता दिया है मैंने आपको, भूल जाओ तो प्रेजेंट P आ गया इसलिए पैरा, नहीं तो डाया। सर इतना सुकून मिल रहा है ना, क्या बताएं सर, अब है ना, समझ में नहीं आ रहा सर। आधा घंटे में इतनी सारी चीज़ें सीख ली है। बिल्कुल बेटा सीखोगे ऐसे ही, बस ध्यान लगा के पढ़ते रहो और देखो हिम्मत नहीं हारनी है। लास्ट तक हमेशा एक योद्धा वही कहलाता है जो मैदान में जंग को लड़ता है, हिम्मत नहीं हारता। तो आपको भी हिम्मत नहीं हारनी है, एक एक चीज़ को समझो, सीखो, पढ़ो और आने वाले समय में आप आपके एग्ज़ाम में अप्लाई करो। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत ही बेहतरीन करेंगे आने वाले समय में प्यारे बच्चों, और काफ़ी शानदार एक सुंदर परिणाम भी यहाँ पे आप लेके आएंगे सभी बच्चे। ऐसी मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास आप सभी बच्चों पर कर रहा हूँ और मुझे आशा है कि आप मेरे विश्वास पर खरा उतरेंगे। आपके पेरेंट्स, आपके और सभी के सपने जो है वो आने वाले समय में आप साकार करते हुए नजर आओगे, ऐसी मैं सभी बच्चों से आशा करता हूँ। बिल्कुल, चलो भाई साहब, तो बहुत कुछ सीख चुके हैं, बहुत कुछ कर चुके हैं और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी यहाँ पर समाप्त तो हो जाती है। नेक्स्ट आपकी आ जाती है प्यारे बच्चों क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो प्यारे बच्चों क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है यहाँ पे CFT इसको बोलते हैं शॉर्ट में, CFT। देखो यहाँ पे इसने क्या है ना अलग अलग तरीके से बात करी थी। इसने 2 ऑर्बिटल के बारे में बताया था, T2G और EG में बात किया था इसने dx² y² और dz² के बारे में, और T2G में इसने बताया था प्यारे बच्चों dxy dyz और dzx के बारे में। ये जो एक्सिस है इनके बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं, बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं, जबकि याद रखना यहाँ पे ये क्या करते हैं ऑन द एक्सिस लाई करते हैं, ऑन द एक्सिस। बट इधर काम की बात क्या है वो अपन सीधे डायरेक्ट चर्चा करते हैं। एक आता है अपन ऑक्टाहाइड्रल के लिए CFAC की वैल्यू। तो देखो कैसे आप निकालोगे CFAC ऑक्टाहाइड्रल के लिए। तो ये देखो D में आपके 5 ऑर्बिटल बना दिए और इनको स्प्लिट करा देना। अगर ऑक्टाहाइड्रल है तो प्यारे बच्चों याद रखना नीचे T2G आएगा और यहाँ पे T2G, बिल्कुल T2G आ गया और ऊपर आपका EG आएगा। सही लिखा है ना अपन ने, 1 मिनट रुको,
और T2G, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। तो T2G नीचे आएगा क्योंकि 1 2 3 है, तो 1 2 3 और ऊपर EG आएगा 1 और 2, और ये आपकी सेंटर लाइन है। अब देखो ट्रिक बता रहा हूं, भूलोगे कभी नहीं। 1 2 3 नंबर है नीचे तो 3, और टोटल 3 और 2 कितना है 5, और साथ में ऑक्टाहाइडल है तो डेल्टा ओ लगा दो। डेल्टा ओ को बोलते हैं स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहाइडल, स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहाइड्रल। अब देखो ये प्लस है, सेंटर लाइन से ऊपर है तो ऊपर नंबर है 2, और टोटल 3 + 2 है 5, नीचे है सेंटर लाइन से तो माइनस डेल्टा ओ, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 0.4 डेल्टा ओ। अब CFSE इसकी वैल्यू की मैं बात करूं तो इसको याद रखना क्या बोला जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो इसकी जो वैल्यू है प्यारे बच्चों क्या आ जाएगी, माइनस का 0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें T2G में प्लस 0.6, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.6 डेल्टा ओ 0.6, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें EG में, और साथ में कॉमन नंबर आ जाएगा आपका डेल्टा ओ। तो ये CFSE का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस का 0.4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G, 0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन EG, और डेल्टा ओ जिसको स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहाइडल बोलते हैं। अब देखो टेट्राहाइडल अगर ये समझ में आ गया ना, तो टेट्राहाइडल तो 1 सेकंड का काम है। ये D में 5 ऑर्बिटल, अब याद रखना बस नीचे वहां पे T2G था, टेट्राहाइडल में याद रखना EG आता है, और ऊपर यहाँ पे क्या आता है T2G, और वही सेंटर लाइन नीचे वाला नंबर 2/5 साथ में डेल्टा T, तो इसको बोलेंगे 0.4 डेल्टा T। ऊपर वाला नंबर 3 में टोटल 5, नीचे माइनस का 0.6 डेल्टा T आ जाएगा, सेंटर लाइन से नीचे इसलिए नेगेटिव। और यहाँ पे CFSE की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, माइनस का 0.6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG है, प्लस में आपका 0.4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका T2G में है, और साथ में डेल्टा O की जगह क्या आ जाएगा डेल्टा T आ जाएगा। इस तरीके से आप CFSE की वैल्यू निकाल सकते हो और टेट्राहाइड्रल के लिए, और दोनों में एक रिलेशन होता है, डायरेक्ट याद रखना डेल्टा T बराबर 4/9 टाइम्स ऑफ डेल्टा O, डायरेक्ट पूछा जाता है। स्प्लिटिंग एनर्जी टेट्राहाइड्रल की 4/9 टाइम्स होती है ऑक्टाहाइड्रल की स्प्लिटिंग एनर्जी के, डायरेक्ट याद रखना। एक दे दे दूसरी पूछे तो आप आराम से निकाल सकते हो। बोलो सभी बच्चे, सभी को समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ कि ना। सर बिल्कुल समझ में आ गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, मज़ा आ रहा है सर, हम शब्दों में तो बता ही नहीं सकते इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और डेफिनेटली प्यारे बच्चों मज़ा आना भी चाहिए। उसके बाद में प्यारे बच्चों याद रखना, यहाँ पे एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। याद रखना प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कल होता है आपका DD ट्रांजिशन की वजह से। एक इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। अगर D में 1 से लेके D में 9 तक कोई भी इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो सब कलर शो करेंगे, कलर शो करेंगे, कलर शो करेंगे। और अगर D 0 आ जाए या D में आपका 10 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो याद रखना वो प्यारे बच्चों आपका तुरंत याद रख लेना कलरलेस हो जाएगा, मतलब कोई कलर शो नहीं करेगा। या तो D में 0 है या D में 10 है, क्योंकि फुलफिल्ड है, कुछ है ही नहीं है, तो कैसे कलर शो करेगा, ट्रांजिशन ही नहीं होगा। अगर D में 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 कुछ भी है 9 तक तो वो कलर शो करेगा। DD ट्रांजिशन की वजह से कलर शो होता है। कुछ और कारण है जिनको मैं आगे भी बताऊंगा, कलर शो करने का। एक चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर शो होता है जिसको D ब्लॉक में बताऊंगा, और एक पोलराइजेशन की वजह से भी कलर शो होता है जिसके बारे में मैं आपको यहाँ पे चर्चा करूंगा। तो ये आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समाप्त हो जाता है। एक सीरीज और होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसको भी मैं आपको बता देता हूं। इतना बुरा था काला सामू फूले, इसकी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, हाथ उसके पानी भरा हो जैसे EDTA 4- NH3, ठीक है, नौसेना कोट के चक्कर लगा रही है। इस तरीके से आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को भी याद रख सकते हो। और फाइनली आपका लास्ट जो ये चैप्टर है, इसका लास्ट कॉन्सेप्ट आ गया है आइसोमेरिज्म। अब मैं प्यारे बच्चों 2 मिनट का यहाँ पे लूंगा ब्रेक, क्योंकि मैं लगातार बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे 2 मिनट चाहिए पानी पीने के लिए, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट देने के लिए। ओनली 2 मिनट्स, ठीक है ना, मुझे चाहिए। तो आप सब बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, आइसोमेरिज्म अपन पढ़ेंगे, और इसके खत्म होने के बाद तुरंत आज ही की क्लास में D ब्लॉक भी पूरा पढ़ा दूंगा।
2 चैप्टर बहुत बड़े बड़े हैं, दोनों को दोनों आज ही करा दूंगा। 2 मिनट मुझे दे दो आप। सभी बच्चे आ जाओ फटाफट, एक बार फिर से मेरी क्लास में सभी के सभी बच्चे आ जाओ। ठीक है, फिर अपन यहाँ पे आइसोमेरिज्म को पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। सभी बच्चे फटाफट आ जाओ, जल्दी जल्दी। कोई भी बच्चा नहीं गया होगा, 2 मिनट से पहले आ गया हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता है आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी से ख़त्म हो, क्योंकि रात के इस टाइम, ठीक है ना, लगभग 9 बज रहे हैं, तो मुझे भी घर पे जाना है। ठीक है, घर वाले कॉल कर रहे हैं लगातार। तो आइसोमेरिज्म यहाँ पे प्यारे बच्चों अपन चर्चा करते हैं आइसोमेरिज्म की। देखो आइसोमेरिज्म बहुत ही सिंपल चीज़ है, प्यारी चीज़ है, आसान चीज़ है। पहली बात तो आइसोमेरिज्म नाम से स्पष्ट हो रहा है। आइसो मतलब सेम, मर मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आइसोमेरिज्म का मतलब है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो और डिफरेंट आपके प्यारे बच्चों क्या हो, स्ट्रक्चर, उनका अरेंजमेंट, तो वो आपके क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म कहलाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 टाइप के अपन आइसोमर्स पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक पढ़ते हैं अपन स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो आपके सिलेबस में 4 टाइप का स्टीरियो आइसोमर्स होता है। आयनाइजेशन आइसोमर, लिंकेज आइसोमर्स, उसके बाद में आप यहां पे देख सकते हो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, और उसके बाद देख सकते हो आप हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड भी बोल सकते हैं इसको, आइसोमर्स। ये टाइप से है। स्टीरियो में 2 ही टाइप होती है, एक तो होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और एक होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स। आयनाइजेशन मतलब सिंपल सा स्पष्ट हो रहा है, जब आयंस आपके डिफरेंट हो जाएंगे तो वो आपका आयनाइजेशन आइसोमर्स हो जाएगा।
सर कैसे, एक बार बता दो। मान लो जैसे CONH3 का होल 5 और मैंने सल्फेट आयन अंदर ले लिया और क्लोरीन बाहर निकाल दिया। अब दूसरे में मैंने क्या किया, सल्फेट को बाहर और क्लोरीन को अंदर कर दिया। तो CONH3 का होल 5, क्लोरीन अंदर, सल्फेट आयन बाहर। तो अब देखो आयन हो गए ना एक्सचेंज दोनों में, तो ये आयनाइजेशन आइसोमर्स है। लिंकेज एक बार में समझ जाना, अगर एम्बिडेंट लिगेंड्स है, एम्बिडेंट लिगेंड्स है जैसे CN- और NC-, दो साइड एक टाइम पे एक ही यूज करेगा, तो लिंकेज डिफरेंट हो जाएगा ना, अलग अलग चीज से लिंक कर रहा है कार्बन नाइट्रोजन, तो वो लिंकेज हो जाएगा डायरेक्ट, एक बार में समझ जाना। कोऑर्डिनेशन में कुछ नहीं है, दो कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे और याद रखना यहाँ का लिगेंड्स यहाँ आ जाएगा और यहाँ का लिगेंड्स यहाँ आ जाएगा, कुल मिला के आपका लिगेंड्स चेंज हो जाएगा दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बीच में, तो वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। हाइड्रेटेड में याद रखना, अगर कभी भी वाटर दिख जाए ना आपको H2O, तो समझ जाना वो हाइड्रेटेड है, डायरेक्ट याद रखना। सर कैसे, थोड़ा समझा दो। जैसे मान लो COH2O का होल 6 और Cl3, अब मैंने क्या किया, 6 में से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर कर दिया और एक क्लोरीन को अंदर ले आया, तो CO एक वाटर बाहर गया, तो 6 का 5 बचा, एक क्लोरीन अंदर और Cl2 और H2O। अब वापस क्या कर सकता हूं, एक H2O और बाहर कर सकता हूं और Cl2 को अंदर ला सकता हूं, तो वो आपका क्या कहलाएगा, हाइड्रेटेड आइसोमर्स कहलाएगा। पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स खत्म हो गया है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं यहां पे स्टीरियो आइसोमर्स में, पहला पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखो आपको सिंपल सा बात बताता हूं, ज्योमेट्रिकल के लिए कुछ नहीं है, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है मेरे पास। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो या तो आपका होगा टेट्राहाइड्रल और या आपका होगा यहां पे स्क्वायर प्लेनर। अगर टेट्राहाइड्रल है तो समझ जाना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्रिकल नहीं करेगा, क्योंकि ये टेट्राहाइड्रल में सारी पोजीशन इक्वल होती है, तो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, ऑल पोजीशन सेम। स्क्वायर प्लेनर में बन सकता है अगर यहाँ पे एक मेटल है M और A मतलब लिगेंड, चारों लिगेंड सेम है तो बिल्कुल नहीं बनेगा। एक मेटल है, 3 लिगेंड सेम है और एक अलग टाइप का, तो भी नहीं बनेगा। बट अगर Ma2B2 दो टाइप का आ जाएगा तो बन जाएगा। कैसे बन जाएगा उनको भी मैं आपको बता सकता हूं, ध्यान से देखो। जैसे मान लो M और यहाँ पे मान लो मैंने A ले लिया, B ले लिया, A ले लिया और B ले लिया, तो दोनों साइड सेम है तो सिस। और मान लो A ले लिया, इधर B कर दिया, इधर A कर दिया, नहीं इधर B कर दिया और इधर A कर दिया, तो अब यहाँ पे AB मतलब ट्रांस, तो सिस और ट्रांस आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन जाएंगे। इसी में मान लो MABCD चारों लिगेंड्स अगर आपका मान लो डिफरेंट है तब क्या होगा, तो याद रखना 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। एक बार मान लो AB और CD का पेयर ले लिया, एक बार मान लो AB के साथ में आप C ले लो, AC ले लो, तो फिर आपका BD बच जाएगा। एक बार आप AD ले लोगे तो आपका BC बच जाएगा। ये 3 पेयर बनेंगे, मतलब 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपका शो होगा। बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, तो याद रखना अगर 6 के 6 लिगेंड सेम है तो आपका नहीं बनेगा। मान लो आपके 5 लिगेंड सेम है, एक डिफरेंट है, तो आपका नहीं बनेगा। मान लो आपका Ma4B2 आ गया, तो 4 और 2 का कॉम्बिनेशन है तो आपका होने का चांस है। सबसे इंपॉर्टेंट अब जो लिख रहा हूं, Ma3 और B3 बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनता है और एक बनता है आपका फेस और एक बनता है आपका मर। नीट 2024 या 23 में से पूछा गया है एक बार, ठीक है ना, नीट में पूछा गया है। 2 ज्योमेट्रिकल Ma3B3 बनाता है, फेस एंड मर। और याद रखना ये ऑप्टिकल शो नहीं करता है, ये भी पूछा जा चुका है, ये ऑप्टिकल भी शो नहीं करता है, तो ये फेस एंड मर बनाता है। कई बार पूछा गया है, फिर से आपसे पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कशन किया है। और लास्ट पार्ट आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आ जाता है ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसके बारे में भी करते हैं चर्चा, फिर आपका यह चैप्टर समाप्त, डी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। सर क्या चीज हो आप, एक ऐसा चैप्टर जिसको लोग 15 घंटे में पढ़ाते हैं, 1 घंटे भी नहीं हुआ है और चैप्टर समाप्त हो गया और एक पॉइंट भी गायब नहीं है सर। एग्जाम्पल, हर तरीके की चीज़ें, क्वेश्चंस, मतलब सर रियल में सर पता भी नहीं चला कि किस तरीके से यहाँ पे आपने अप्रोच किया है। तो बेटा आप सब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपकी मैं यहाँ पे टाइम बर्बाद करूँ। ऑप्टिकल आइसोमर्स प्यारे बच्चों याद रखना ऑप्टिकल एक्टिविटी की वजह से होता है। और ऑप्टिकल एक्टिविटी कब आती है, जब आपका यहाँ पे कोई भी कंपाउंड नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज बनाता है, तभी आपका यहाँ पे आता है।
अब बात करें नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज, तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज प्यारे बच्चों ध्यान से देख लो। मान लो ये चाय का कप है, अब ये चाय का कप है तो पकड़ने का जो प्यारे बच्चों चाय का कप है वो राइट साइड है। अगर मैं इसकी मिरर इमेज लूंगा तो देखो चाय का कप, कांच में चाय का कप ही दिखेगा, लेकिन ये जो पकड़ने का राइट साइड है ना, तो ये कांच में जब आप देखोगे, इसको मिरर में देखोगे तो प्यारे बच्चों इसकी मिरर इमेज चाय के कप की राइट साइड की लेफ्ट साइड आ जाएगी। अब लेफ्ट साइड आ जाएगी तो ध्यान से सुन लो, इस चाय के कप को इसके ऊपर आप उठा के रखोगे तो आप ध्यान से सोचो, ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि चाय के कप का पकड़ने का जो ये डंडा है ये राइट साइड है। जब यहां से उठा के यहां रखोगे तो वो लेफ्ट आ जाएगा। तो ये इस तरीके की इमेज को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज। और ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज ये आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी बताता है, और ऑप्टिकल एक्टिविटी आ गई मतलब आपका ऑप्टिकल आइसोमर शो हो गया। सर मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। एक और एग्जांपल, मान लो ये एच है और इसकी मिरर इमेज लूंगा तो एच ही आएगा। अब इसको इसके ऊपर उठा के रखेंगे तो ये रिप्लेस हो जाएगा, मतलब ये सुपर इम्पॉसिबल इमेज होगा, और सुपर इम्पॉसिबल इमेज होगा तो ये आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं करेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये यहाँ पे ऑप्टिकल इनएक्टिव है। क्या है मेरे बच्चों? ऑप्टिकल इनएक्टिव। सर मजा आ गया, सर एकदम समझ में आ रहा है। तो हरियाणा वाले बच्चों आप टेंशन मत लो, मेरा सभी से ये बहुत ही जबरदस्त तरीके से वादा है कि बहुत ही जल्द आपको मैं हरियाणा के अच्छे से अच्छे कॉलेज में पहुंचाने का कोशिश करूंगा। और आपको नजर भी आ रहा होगा, पिछले 1 घंटे से लगातार अपन पढ़ रहे हैं, चैप्टर समाप्त होने को आ गया है, और आपको पता लगा होगा कि पूरा चैप्टर 1 घंटे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक भी पॉइंट मिस नहीं किया है। अब देखो यहाँ पे आपका ऑप्टिकल आइसोमर्स इस तरीके से आप पहचान सकते हैं, ठीक है ना, कि किस तरीके से ऑप्टिकल आइसोमर्स होगा। और फाइनली वो टाइम आ गया है कि जो चैप्टर है आपका द एंड हो चुका है। आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा कंप्लीट हो चुका है। 40 स्लाइड में अपने हाथों से लिख चुका हूं, आप देख सकते हो यहाँ पर 40 स्लाइड सोच सकते हो आप, हाथों से लिख चुका हूं पिछले घंटे में। तो जबरदस्त तरीके से आपका सेशन चल रहा है। सभी बच्चे अगर क्लास अच्छी लगी है लाइक जरूर कर देना, तुरंत के तुरंत कर देना, और जिसको क्लास अच्छी नहीं लगी है वो मत करना। बट ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है जो भी बच्चा इस क्लास को देख रहा है सबको क्लास अच्छी लगी हो। लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो भी हरियाणा की एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही जबरदस्त चीजें इसी चैनल पर आपके लिए लाता रहूंगा, और आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर आपको मिलती रहेगी। और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना कि नया चैप्टर नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आप चाहते हो। जितना ज्यादा कमेंट्स आएगा वही चैप्टर मैं आपके लिए कल ही लेके आ जाऊंगा, क्योंकि टाइम कम है अपने पास, आपके एग्जाम में 10 ही दिन बाकी है। तो सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर दें तो आप नया चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहते हो। जिस चैप्टर की सबसे ज्यादा डिमांड होगी आपके सामने वो ही चैप्टर में लेके आ जाऊंगा। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट कर दो यार, क्लास कैसी लग रही है फटाफट। सभी बच्चे जल्दी सभी बच्चे कमेंट कर दो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि रात के अभी यहाँ पे 9:15 से ज्यादा टाइम हो चुका है, ठीक है ना, और सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और क्या चाहिए, है ना, इससे ज्यादा क्या चाहिए। ऑनलाइन में यही तो फायदा है भाई साहब, है ना, 9, 10, 11 बजे तक अपन पढ़ाई कर सकते हैं। तो सभी बच्चे फटाफट एक बार जल्दी से कमेंट कर दो, और जल्दी से लिख दो सर हम इस बार क्रैक करके दिखाएंगे एग्जाम को, हरियाणा के सबसे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में जाके दिखाएंगे। फटाफट सभी बच्चे एक बार कमेंट में लिख दो जल्दी। अगर लगती है तुम्हें केमिस्ट्री बीमारी तो जय एकेडमी है दवा तुम्हारी। तो सभी बच्चे ध्यान से सुन लो, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आने वाले समय में अपन पहुंचेंगे। तो प्यारे बच्चों एक और शायरी सुना देता हूं यार, है ना। वो पूछता है मुझसे कि मेरा क्या होगा, क्या मेरा सिलेक्शन हरियाणा के एग्जाम में होगा। नंबर तो इतने से आते हैं हमारे, और सर आप बोलते हो हरियाणा के टॉप कॉलेज में आपका नाम होगा। तो बिल्कुल आपकी मेहनत बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगी। आने वाले समय में आपको इस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिलेगा, और बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज में आप जाने वाले हो। तो पहला चैप्टर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समाप्त हो गया है, और अब अपन डी एंड एफ ब्लॉक की शुरुआत करेंगे। और देखो डी एंड एफ ब्लॉक में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट और चलेगी, बस 20 से 25 मिनट और चलेगी बस, क्योंकि टाइम हो गया है, मुझे भी घर पे जाना होगा। तो 20 से 25 मिनट में चैप्टर भी आपका आसानी से मैं समाप्त करा दूंगा अभी। और देखो ये चैप्टर थोड़ा सा याद करने वाला है, इस चैप्टर में मेरा रोल बहुत कम है,
क्या याद करना है, क्या याद नहीं करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, वो मैं आपको इस चैप्टर में बता दूंगा ताकि आपका काम हो जाएगा। तो ध्यान से सुन लेना। डी ब्लॉक थोड़ा सा यहाँ पे कम इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आएगा और एनसीईआरटी से ही मैं डी एंड ए ब्लॉक को पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सवाल आपके एग्जाम में आता है भाई, ठीक है ना। तो अपन एनसीईआरटी से ही डी एंड ए ब्लॉक को पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे एक बार आ जाओ जल्दी जल्दी फिर से एनर्जी के साथ, और नया चैप्टर डी एंड ए ब्लॉक को अभी आने वाले 15 से 20 मिनट में इसको भी समाप्त कर लेते हैं, ताकि उसके बाद आपका ये 6 चैप्टर आपके खत्म हो जाएंगे। मोल, सॉल्यूशन, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डी एंड ए ब्लॉक, 6 चैप्टर समाप्त है। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे पूरी केमिस्ट्री पढ़ा दूंगा आपकी 10 दिन के अंदर कंप्लीट पूरी केमिस्ट्री आपको पढ़ा दूंगा। तो ये आ गया भाई साहब डी एंड ए ब्लॉक। चलो एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुन लेना। देखो, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आय हाय सर मजा आ गया। सर ट्रांजिशन मेटल क्या होता है ये तो बताओ। तो मेरी बात ध्यान से सुन लेना। जिन भी मेटल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं। क्या बोला मैंने सर? जिन मेटल के पास आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो आपका ट्रांजिशन मेटल कहलाता है। तो याद रखना, जितने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के हैं, जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या होते हैं? ट्रांजिशन मेटल होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन है भाई साहब इसमें। सर क्या एक्सेप्शन है वो तो बताओ। तो याद रखना, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो आपके ट्रांजिशन मेटल नहीं है, इनको ट्रांजिशन मेटल नहीं बोला जाता। तो सब एलिमेंट्स डी ब्लॉक के होते हैं, बट याद रखना जिंक, कैडमियम और मरकरी नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो ग्रुप नंबर 3 से 12 तक डी ब्लॉक पाए जाते हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। ये सीरीज के बारे में दे रखा है, साइंस से लेके आपका जिंक, स्कैंडियम से जिंक तक चलता है आपका 3D सीरीज, फिर 4D सीरीज, उसके बाद 5D सीरीज, फिर आपका 6D सीरीज आ जाता है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। जिंक और कैडमियम और मरकरी आपका याद रखना यहाँ पे फुल फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं, इस वजह से यहाँ पे कोई आपका क्या नहीं है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे आपका ट्रांजिशन मेटल नहीं होता है। तो ये 1, 2 और 3, ये 3 लाइन यहाँ पे पहला जो आपका यहाँ पे पेज है इसमें इंपॉर्टेंट है, एक याद रखना। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन भी बोला जाता है, जिसमें आपका 4F और 5F सीरीज चलती है, ठीक है ना। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाता है इसमें, ये सभी बच्चे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। बाकी का तो यहाँ पे अपन को ज्यादा कुछ देखना नहीं है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एक टेबल यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। उससे पहले आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का याद रखना। n- का 1 D1 to 10 और ns आपका 1 to 2 होता है। लेकिन याद रखना एक पैलेडियम पीडी एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें s में 0 इलेक्ट्रॉन आता है। पीडी प्यारे बच्चों याद रखना, पैलेडियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसमें s में 0 आता है। बाकी का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी एंड ए ब्लॉक का याद रखना। यहाँ पे डी ब्लॉक का n- का 1 D1 to 10 ns 1 to 2 होता है। ये आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, क्रोमियम एंड कॉपर, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अलग से लिख रहा हूं जो कि एक्सेप्शन होता है। क्रोमियम का याद रखना 3D5 और 4s1 होता है, साथ में आपका एक इनर्ट गैस आर्गन भी आता है। कॉपर की बात करूं तो आर्गन तो साथ में आपको लेना ही है भाई साहब, लेना है। और साथ में याद रखना फुल फील्ड बनाता है 3D10 और 4s1, 3D10 और 4s1। तो क्रोमियम बनाता है आपका हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये आपका एक्सेप्शन है याद रखना। और आपका कॉपर बनाता है फुल फील्ड बनाता है, ये भी आपका एक्सेप्शन है याद रखना। दोनों के दोनों काम आएंगे, सवाल कभी भी आ सकता है एग्जाम में। ये देखो साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेकोनी क्यों जान जलाती हो। डी ब्लॉक का जो आपका फर्स्ट सीरीज है उसके सारे एलिमेंट्स याद रख लेना। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, मन फेकोनी क्यों जान जलाती हो। 3D में यहाँ पे देखो 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 3D1 और 4s में 2 आ रहा है तो 4s2। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3D2 4s2, यहाँ पे 3D3 और 4s आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। बस डी में बढ़ा एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते चलो। अब देखो 3D4 और 4s2 आना चाहिए था, बट क्रोमियम एक्सेप्शन है, हाफ फील्ड बनाता है, तो s में से एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। तो डी में इसने 5 कर दिया और s में आपका देखो 1 है, तो इस वजह से याद रखना ये आपका क्या होता है 3D5 और 4s1, ये वापस आपका 3D5 4s2, ये वापस आपका 3D6 4s2, ये आपका 3D7 4s2
उसके बाद में प्यारे बच्चों ये आपका 3D8 4s2, उसके बाद में यहाँ 3D9 होना चाहिए था बट फुलफिल्ड बनाता है 3D10 4s1, और ये आपका 3D10 और 4s2। इस तरीके से आपका कंप्लीट डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो जाते हैं। इतना याद है, काम हो जाएगा, सवाल गलत नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, क्या हो गया इसको, हाँ ये एक और यहाँ पे याद रख सकते हो, सेकंड सीरीज यारी जरा निभा, मौत तक रुके राहे पे आग में कूद जा, यहाँ पे 4D और 5S चलता है। फिर ला अपटावरे ओ सिरपटियो HG, यहाँ पे आपका 5D 6S चलता है। फिर यहाँ आपका 4 सीरीज है जहाँ पे आपका 6D और आपका 7S चलता है। काम के नहीं है, एक बार आप देख सकते हो, यहाँ पे बहुत रेयर चांस है सवाल आने का, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट फर्स्ट सीरीज थी जो मैंने आपको बता दी है। बाकी के यहाँ पे आपको कुछ भी रीड नहीं करना है। क्वेश्चन आया है आपका कि जिंक और स्कैंडियम जो है वो ट्रांजिशन मेटल है, जिंक नहीं है, क्योंकि जिंक के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फुलफिल्ड है, ये आपका सिंपल सा कारण है। उसके बाद में ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, इनको आपको बिल्कुल भी रीड नहीं करना है, कभी भी आपसे पूछी नहीं जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे आपसे जो पूछ रहा है उस पर मैं सीधा बात कर रहा हूँ ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं हो। अब बात कर लेते थोड़ा सा आयनिक साइज के बारे में। तो याद रखना लेफ्ट से राइट जाते हैं तो याद रखना प्यारे बच्चों, साइज शुरू में तो घटती है, फिर आपका कांस्टेंट होती है, फिर आपका साइज बढ़ता है। ये मैं आपको अलग से समझा देता हूँ लिख के, ठीक है ना। साइज वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल आने का चांस बनता है, ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। साइंस टीचर, ध्यान से देखना सभी बच्चे, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी, क्यों जान जलाती हो। तो याद रखना प्यारे बच्चों, लेफ्ट से राइट जाने पर शुरू में तो जो साइज है ना वो आपकी घटती है, फिर यहां से यहां तक आपकी साइज क्या होती है, कांस्टेंट होती है, और लास्ट में जब यहाँ पे कॉपर से जिंक की तरफ जाते हैं तो फिर साइज आपकी क्या करती है, बढ़ जाती है। ये तो लेफ्ट से राइट है। अब जब अपन 3D से 4D, 4D से 5D सीरीज आते हैं ना, तो ये याद रखना शुरू में अपन आते हैं तो साइज आपका बढ़ता है, बट 4D से 5D में जब आते हैं ना नीचे, तो ये साइज आपका कांस्टेंट हो जाता है भाई, ये आपको याद रखना है, कांस्टेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा था साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान जलाती हो। उसके बाद में आपने पढ़ा था यारी जरा निभा मौत तक रुके राहे पे आग में कूद जा, ठीक है। फिर ला, ठीक है ना, और हफ्ता और पे HG। तो यहां से यहां आएंगे तो साइज याद रखना आपका बढ़ेगा, बट यहां से यहां में साइज आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इन दोनों का साइज बराबर है, इन दोनों का साइज बराबर है, कई बार पूछा गया है। बट ये पहली लाइन में याद रखना, यहां से यहां तक लगातार आपका साइज बढ़ता है, ये फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी का सब में ये ट्रेंड चलता है। ये आपका साइज का भी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया है डायरेक्ट, ताकि आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। उसके बाद में चलते हैं सीधे अपन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर, जहां से सवाल आने का चांस बनता है। सभी बच्चे ऑक्सीडेशन स्टेट का भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। ये एकमात्र ऐसी टेबल है प्यारे बच्चों जिससे इस साल एम्स में भी सवाल आया है, नीट में भी सवाल आया है, और मैं बात करूं यहां पर MSCT महाराष्ट्र के नर्सिंग एग्जामिनेशन में भी सवाल आया है, बिहार में भी सवाल आया है, यूपी में भी सवाल आया है। हर एक स्टेट, दुनिया का कोई भी स्टेट है, लगभग सारे स्टेट्स में यहां पर सवाल आया है। और देखो भाई, जो भी आपके छोटे भाई बहन है उनको जरूर उम्मीद बैच के बारे में बता देना। जिनको भी सिलेक्शन की उम्मीद नहीं है, हमारा उम्मीद बैच ज्वाइन कर लो, आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। और मेरी बुक आपको पता ही है केमिस्ट्री की आ चुकी है, केमिस्ट्री कैप्सूल। सभी बच्चे, ठीक है ना, उस बुक को जरूर एक बार रीड करें, जो बच्चे एम्स में जाना चाहते हैं, क्योंकि आप तो हरियाणा में चले जाओगे कॉलेज में, बट आपके छोटे भाई बहन को जरूर आप सजेशन दें। बुक बहुत जबरदस्त है, बहुत शानदार तरीके से अपने हाथों से मैंने लिखा है 11th और 12th। जब सोच सकते हो 1 घंटे में चैप्टर समाप्त करा रहा हूं, तो ये जो सारा पढ़ा रहा हूं ना, सब कुछ बुक में लिख दिया है सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। तो आप जरूर बताएं उम्मीद बैच के बारे में, क्योंकि जो बच्चा उम्मीद बैच ज्वाइन करेगा उसको बुक साथ में मिलेगी उम्मीद बैच की। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट में याद रखना Mn मैग्नीज जो है ना 2, 3, 4, 5, 6 सारी ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, और मैग्नीज एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो हाईएस्ट शो करता है भाई साहब +7। ये याद रखना +7 मैग्नीज शो करता है। पहला क्वेश्चन यही बनेगा, हाईएस्ट कौन करता है भाई, मैग्नीज +7। एक ऑस्मिनियम होता है याद रखना, वो आपका +8 करता है, बट यहां पर 3D सीरीज की मैं बात कर रहा हूं। और स्कैंडियम और जिंक, स्कैंडियम शो करता है +3 और जिंक करता है +2। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, ध्यान से सुन लो। स्कैंडियम और जिंक ये दो एकमात्र ऐसे एलिमेंट है जो आपका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करते हैं। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करते, ये सिंगल करते हैं। 2 ऐसे एलिमेंट है, बाकी के सब देखो
सब 1 2 3 4 हर तरीके के ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। दो एकमात्र ऐसे एलिमेंट है स्कैंडियम और जिंक जो आपका यहां पर वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों सवाल, हाईएस्ट वाला और ये वाला कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है और आप उसका जवाब भी दे सकते हो। उसके बाद में यहां पर सीधे काम की बातों पर मैं फोकस कर रहा हूं अभी, ठीक है ना। ज्यादा अपन बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, ठीक है। जहां से क्वेश्चंस बनते हैं सीधे सीधे अपन वहीं पर चल रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है बिल्कुल। एक यहां पे ये याद रखना भाई साहब, जो मैं आपको अभी बता चुका हूं, म्यू अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका प्यारे बच्चों है तो वो आपका क्या होगा, पैरा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो आपका क्या होगा, डाया। और म्यू आपको पता ही है बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होती है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। एक टेबल देख लो भाई प्रैक्टिस के लिए, अगर आपका यहाँ पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है तो वही फॉर्मूला पुट करना है, तो 0 आ जाएगा 1.73 इस तरीके से वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। सॉल्व करना है अंडर रूट में n+2 लगा के, बाकी का कुछ नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 25 है तो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको पता है 5 होगा, तो अंडर रूट में n+2, अंडर रूट में आपका आ गया 35 मतलब 5.92 के समथिंग आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। बिल्कुल मैंने आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया है, सीधी काम की बात करिए। देखो डी में आपका 0 आ गया, डी में 0 आ गया और डी में 10 आ गया, तो देखो तीनों के तीनों आपके कलरलेस हो गए। मैंने आपको बताया था ना ट्रिक, डी में आपका क्या आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 10 आ गया, तीनों कलरलेस हो गए। अब देखो डी में 1 1 2 3 कुछ भी इलेक्ट्रॉन है, चाहे एक ही है, 1 2 3 9 तक कुछ भी है, तो देखो सारे कुछ ना कुछ कलर शो कर रहे हैं। ये कलर याद नहीं रखने, कलर करेगा या नहीं करेगा बस इतना याद रखना है, काम आपका हो जाएगा। उसके बाद में प्यारे बच्चों यहां पर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सीधी काम की चीज की बात करेंगे। ये कुछ एलॉय फॉर्मेशन है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। मैं लिख देता हूं अलग से, आपका ब्रास किससे बनता है, तो याद रखना कॉपर और जिंक से आपका ब्रास बनता है। एक याद रखना आपका ब्रॉन्ज किससे बनता है, तो याद रखना प्यारे बच्चों कॉपर और टिन से आपका क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है। ये दोनों आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। कौन सा एलॉय क्या क्या बनाता है, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। कुछ इंटरस्टिशियल कंपाउंड है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, TiC, Mn4C, Fe3C, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, ये भी आपको याद रखना है। ये यहाँ पे आपके फॉर्मेशन होते हैं, इससे सवाल पूछा जा सकता है। सीधे काम की बात कर रहा हूं, बिल्कुल टाइम वेस्ट अपन को नहीं करना है। जो जो आपका काम की चीज है वो यहाँ पे अपन देख रहे हैं, जो आपको बस यहाँ पे याद रखना है। डायरेक्ट सवाल आएगा, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये सवाल यहाँ पे आपसे पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाएगा, सीधा बात करेंगे। देखो भाई, दो जो बता रहा हूं वो समझ लो, याद कर लो, सवाल वहीं से आएगा। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 होता है, पहली बात। कलर याद रखना ऑरेंज कलर का होता है, ये ऑरेंज नारंगी कलर का, ठीक है। कैसे बनता है, Fe2Cr2O4 आया, Na2CO3 के साथ में रिएक्शन किया, Na2CrO4 बना। वापस इसने हाइड्रोलाइज करके Na2Cr2O7 बना दिया, ठीक है ना, Na2Cr2O7 बना दिया। और वापस जब यहाँ पे ये रिएक्शन करेगा KCl के साथ, देखो K2Cr2O7 आ चुका है पोटेशियम डाइक्रोमेट। CrO4 2- हाइड्रोलाइसिस करवाने पर Cr2O7 2-, वापस करवाएंगे CrO4 2- बनेगा। ये क्रोमेट आयन है और ये आपका डाइक्रोमेट आयन है, Cr2O7 2- और ये CrO4 2-। बस ये याद रखना, CrO-Cr लिंकेज होता है। कलर में आपको यहाँ पे बता चुका हूं कौन सा आपका किस तरीके का कलर शो करता है, इतना याद रखना, काम आपका हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 बोला जाता है। याद रखना कलर ये आपका पर्पल कलर का होता है। कौन सा कलर का होता है, पर्पल कलर का। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे बनता है, MnO2 जब आपका बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है K2MnO4 बनाता है। जब यहाँ पे K2MnO4 के बाद MnO4 2- होगा, क्योंकि 2K प्लस MnO4 2- हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, MnO4- बन जाएगा। और वापस यहाँ पे MnO4 जो माइनस बना है, ठीक है, वहां से आप MnO2 ये आपको दिख रहा होगा, वापस यहाँ पे आप रिएक्शन करवाओगे H2O8- के साथ और KMnO4 के साथ, तो ये K2MnO4 बना देगा। ये भी आपको रिएक्शन याद रखनी है। जो आपका याद रखना टेट्राहाइड्रल मैग्नेट आयन है, आपको दिख भी रहा होगा MnO4 2-, ये टेट्राहाइड्रल और ग्रीन कलर का होता है। एक टेट्राहाइड्रल परमैंगनेट है जो आपको दिख रहा होगा MnO4-, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। MnO4-, ये पर्पल कलर का होता है और ये ग्रीन कलर का होता है।
दोनों लगातार आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। और ये आपको दिख ही गया होगा, यहाँ पे MnO4 2- जो है उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे ऑक्सीडेशन एल्कलाइन मीडियम में, बेसिक मीडियम में, तो MnO4- बन जाएगा, जो KCl से K+ लेके आपका वापस KMnO4 बना देगा, जो कि पोटेशियम परमैंगनेट हो जाएगा। और जो आपका क्या होता है, मैंने आपको बताया था KMnO4 पर्पल कलर का होता है। इस तरीके से बस ये लाइन की प्रिपरेशन याद रखना, कौन ने क्या किया है, बस बाकी के कुछ भी आपको याद नहीं रखना है, फालतू का दिमाग में आपको लोड देना ही नहीं है। और आपको पता ही दिमाग में मैं लोड नहीं देता हूं। अब सिर्फ 10 मिनट और लगेंगे, आपका ये चैप्टर समाप्त है भाई। ओनली 10 मिनट्स और दे दो मुझे, उसके बाद में आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि डी ब्लॉक खत्म हो चुका है, ए ब्लॉक में अपन आ चुके हैं, जिसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में इसमें आप याद रख सकते हो सभी बच्चे, जो काम की चीज है लेंथ यूनिट कॉन्ट्रैक्शन आप सभी बच्चों को पता ही है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं जिन बच्चों को नहीं पता है थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ, आपको उन्होंने पढ़ा होगा। ये न्यूक्लियस है और इसके यहाँ पे चारों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो जो पॉजिटिव वाला है इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, इसको अट्रैक्शन बोलते हैं। बट यहाँ पे लास्ट वाले को नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हो जाएगा, और रिपल्सन होगा तो यहाँ पे एक स्क्रीनिंग अफेक्ट आ जाता है, शिल्डिंग अफेक्ट, ठीक है ना। इस वजह से साइज में जो वेरिएशन आता है उसको अपन जनरली लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से भी जाना जाता है, स्क्रीनिंग अफेक्ट, और इसी को बोलते हैं अपन शिल्डिंग अफेक्ट। शिल्डिंग अफेक्ट याद रखना, ये S, P, D और F, S ब्लॉक का सबसे ज्यादा, फिर P, फिर D, फिर F, ये आप यहाँ पे याद रखना। उसके बाद में यहाँ पे अपन देख सकते हैं प्यारे बच्चों, लेंथेनॉइड जो यहाँ पे है +2 और +4, आपका यहाँ पे जनरली ऑक्सीडेशन नंबर आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर याद रखना +3 होता है, ये भी पूछा जाता है। +3 आपका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कॉमन होता है, ये भी यहाँ पे आपको याद रखना है सभी बच्चों को। उसके बाद में यहाँ पे बाई भी +2 में होता है, ठीक है ना, ये याद रखना, कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। और जो अपन बोल सकते हैं ओवरऑल +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और डायरेक्ट ये टेबल आपके सामने आ चुकी है, 57 से लेके 71 लेंथ यूनिट चलते हैं। ये आपका देखो ये सिंबल है सारे एलिमेंट्स के, और ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बस एक बार आप रीड कर लो। यहाँ पे कोई भी सवाल आएगा तो बिल्कुल घबराना नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे बहुत ज़्यादा चांस नहीं है कि वो पूछेगा। एक पूछा जाएगा तो GD पूछा जा सकता है, 64 एटॉमिक नंबर वाला, जो कि 4f7, 5d1 और 6s2 होता है। बाकी बहुत रेयर चांस है कि वो एग्जाम में आपसे सवाल पूछेगा। उसके बाद में यहाँ पे जनरल कैरेक्टर प्रॉपर्टीज है, यहाँ से बहुत रेयर चांस है कि सवाल आपका बनेगा, तो इसको आप स्किप कर सकते हो। फिर फाइनली आपका Ln एसिड के साथ में याद रखना हाइड्रोजन बनाता है, ऑक्सीजन के साथ में बनाने पर Ln2O3 देता है, फिर सल्फर के साथ Ln2S3 देता है, नाइट्रोजन के साथ हीट करेंगे तो LnN देता है, कार्बन के साथ LnC2 देता है, वाटर के साथ LnOH का होल थ्राइस देता है, हेलोजन के साथ LnX3 देता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक आपका मिच मेटल याद रखना, यहाँ पे पूछा जा सकता है, एक ऐसा मिच मेटल जिसमें 95% आपका लेंथेनॉइड मेटल होता है और आयरन होता है 5%, ठीक है ना, ये याद रखना। तो ये मिच मेटल के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, 1-2 बार सवाल मिच मेटल के बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये मिच मेटल और जो लेंथेनॉइड है उनके रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी सवाल आए तो आप आसानी से प्यारे बच्चों जवाब दे सकते हो। उसके बाद ऑक्टेनाइट सीरीज है, उसमें आपका 89 से लेके 10 तक आपके एलिमेंट चलते हैं, ये आपके सिंबल है और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने, एक बार रीड कर लेना, बहुत रेयर चांस है कि यहाँ पे सवाल आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर की, तो ये आपके सामने टेबल है। AC आपका यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, ये सारे एलिमेंट्स नहीं करते हैं, बाकी के करते हैं, बहुत रेयर चांस है, बिल्कुल भी आपको इतना ज्यादा टाइम नहीं देना है, एक बार आंखों में देख लेना है, बहुत रेयर चांस है कि सवाल आएगा। बस ये आपको पैराग्राफ जो मैं बता रहा हूँ अभी वाला, ये पढ़ लेना बस आप। ऑक्टेनाइड जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में याद रखना फॉर एग्जांपल मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, ठीक है ना, याद रखना। TH2 +5 +6 +7 तक भी आपका यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे करते हैं, जनरली याद रखना, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। +3 +4 आयन टेंड्स टू हाइड्रोलाइज, ये यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस भी करते हैं +3 और +4 वाले। उसके बाद में यहाँ पे आप सभी बच्चे, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जहां से सवाल आने का चांस बन रहा है, मैं आपको क्लियर शब्दों में बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आ चुका है। सबसे पहले याद रखना B2O5 कैटलिस्ट, ये ऑक्सीडेशन करता है SO2 से SO3 में, ये आपको याद रखना है। दूसरा याद रखना आपका टाइटेनियम क्लोराइड TiCl4 और AlCH3 का होल थ्राइस, जिगर नाटा कैटलिस्ट इसको बोलते हैं, ये आपको याद रखना, जिसको मैन्युफैक्चर में यूज करते हैं पॉलीथीन के में, ये आपको याद रखना। एक हैबर प्रोसेस जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया बनाता है, जिसको हैबर प्रोसेस बोलते हैं, इसमें याद रखना कैटलिस्ट का नाम, ठीक है ना, ये आपको यहाँ पे याद रखना है।
उसके बाद में यहाँ पे आयरन यूज करते हैं, याद रखना आयरन यूज करते हैं हेबर प्रोसेस में। फिर निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं अपन हाइड्रोजिनेशन में, ये आपको याद रखना है। फिर बेकर प्रोसेस में ऑक्सीडेशन होता है इथाइन का एथेनॉल में, ये आपको PDCl2 यूज करते हैं। ये 4-5 कैटलिस्ट जो मैंने आपको बताए हैं, इनके आपको नाम याद होना चाहिए। जो आपका फोटोग्राफिक, जो अपन शादी में अपन जो फोटोग्राफी करते हैं ना, उनके कैमरा जो होते हैं इंडस्ट्री, उसमें याद रखना यहाँ पे स्पेसिफिक लाइट यूज करते हैं जिसमें प्रॉपर्टीज होती है AGBR की। बस इतना आपको पता है, आपका काम हो जाएगा। फाइनली आपका जो ये चैप्टर है, ये प्यारे बच्चों आपका क्या हो चुका है, समाप्त। तो फाइनली ये जो चैप्टर है, ये आपका यहाँ पे मैंने समाप्त कर दिया है। और मैं आशा करता हूं कि मेरे सभी बच्चों को बहुत ज्यादा मजा आया होगा, ठीक है, काफी अच्छा भी लगा होगा, ठीक है ना, ऐसी मैं आशा कर सकता हूं। और अभी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपसे 4 से 5 मिनट में करने वाला हूं। सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखो, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपन ने खत्म कर लिया है, बिल्कुल एकदम लाइन टू लाइन, एक भी पॉइंट मैंने नहीं छोड़ा है। D&F ब्लॉक की मैं बात करूं तो जितना इंपॉर्टेंट था उतना मैंने डिस्कशन कर दिया है, उतना पढ़ लेना, काम हो जाएगा। क्योंकि देखो D&F ब्लॉक में मेरा रोल बहुत कम था, सारी चीजें मेमोरी बेस है, याद करनी आपको पड़ेगी, एग्जाम आपको देना है, सिंपल सी बात है। जितना मेरा था रोल उतना बता दिया, क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है वो बता दिया। और NCERT सब फॉलो करते हैं, इसलिए NCERT से मैंने D&F ब्लॉक आपका करवाया है। दोनों चैप्टर से कम 4 से 5 सवाल आएंगे। पहली बात तो दोनों चैप्टर से कम बता रहा हूं मैं आपको, 4 से 5 सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, ये श्योरिटी एकदम कंफर्म है। 5 सवाल आज की क्लास जिसने देख लिए, 5 सवाल तैयार है उसके। आपको नहीं पता है, मुझे पता है, ये दोनों चैप्टर का वेटेज बहुत मैं एनालिसिस करके आपको पढ़ा रहा हूं आपके एग्जाम के लिए। सारे बच्चे ध्यान से सीरीज को फॉलो करो। जिसको अभी तक भी लग रहा है नहीं कि सिलेक्शन नहीं होगा, मैं लाखों बच्चों को सेलेक्ट करवा चुका हूं, ठीक है ना। तो आपको मैं क्लियर शब्दों में बता रहा हूं, पिछले 4 से 5 सालों में जो कंटेंट लगातार बच्चों को दे रहा हूं, जिनसे बच्चे सेलेक्ट होकर कॉलेजों में जा रहे हैं, वो ही सेम कंटेंट यहां दिया है। रिजल्ट आपने देखा होगा, ठीक है ना। महाराष्ट्र में 99.99 परसेंटाइल दिया है, नीट और एम्स में कई सारे सिलेक्शन दिए हैं, सब बच्चों को पता है, सब बच्चों को यहाँ पे रिजल्ट हमने दिखाया था, सेलिब्रेशन जब किया था। तो ये जो चीजें चल रही है बहुत ही एनालिसिस के साथ चल रही है, आप अच्छे से फॉलो करो, क्योंकि आपको भी पता है बिल्कुल भी हम आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। 1 से 1.5 घंटे में 2 चैप्टर समाप्त करवा रहे हैं, ठीक है ना, और बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, डाटा एनालिसिस के साथ करवा रहे हैं। अब आपका काम क्या है, सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है। इस क्लास की PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, PDF आप रीड कर लेना रिवीजन के लिए, ठीक है ना। जो पिछले चैप्टर हो चुके हैं उनको रिवाइज करते चलो। अब जो टाइम बचा है इसमें ध्यान से सुन लेना, कोई भी बच्चा नया चैप्टर सॉल्व नहीं करेगा, एक भी बच्चा नया चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी बच्चा नया चैप्टर मतलब न्यू, जो चीज अभी तक आपने बिल्कुल भी रीड नहीं करी है उस चीज को छेड़ना भी मत। अब आने वाले समय में जो पढ़ लिया है, जितना आता है, जितना पहले पढ़ा था, उसी चीज को बार बार रिवाइज करो। होता क्या है, जब अपन नई चीज पढ़ते हैं तो लास्ट टाइम में आपको लगता है कि नहीं आता, आपके अंदर डीमोटिवेशन आता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चे के साथ ऐसी कहानी हो, ऐसी चीज हो। यही रीजन है और यही सिंपल सी बात है जिस वजह से मैंने आपको बोला है कि सिंपल सा गणित है, कोई भी बच्चा डिमोटिवेशन नहीं करेगा। अपने आप को कॉन्फिडेंस रखना है, कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। तो नई यूनिट, नया कॉन्सेप्ट, नया क्वेश्चन कोई बच्चा ट्राई नहीं करेगा। जो पढ़ा हुआ है, ये लाइन ध्यान से सुन लेना, जो पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से रीड करो, उसको अच्छे से बार बार रीड करो। और एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको, RRR। सबसे पहले जो अभी आपकी सीरीज चल रही है जिसमें 6 चैप्टर मैं करवा चुका हूं, उससे आपको करना है रीड। ध्यान से सुन लेना, मजा आ जाएगा। READ, सबसे पहले रीड करना है। फिर सेकंड R का मतलब है रिवाइज, फिर आपको रिवाइज करना है टेलीग्राम वाली PDF से। फिर आपको यहां पे क्या करना है प्यारे बच्चों, रिपीट। जो रिवाइज किया है उसको बार बार रिपीट करो कि आप उसको कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और जब ये तीनों R कंप्लीट हो जाते हैं तब जाके चौथा R आपको मिलेगा, जो है आपका रिजल्ट। ये मेरा फॉर्मूला है RRR। पहले रीड करो, रिवाइज करो, रिपीट करो कि आप बार बार उसको कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। फिर आपका चौथा R निकल के आता है जिसको रिजल्ट के नाम से जाना जाता है। और हर एक बच्चा रिजल्ट चाहता है। ये 3 R जो है ना, ये कोई नहीं करना चाहता।
ये 3R कोई नहीं करना चाहता, ध्यान से सुन लो, ना कोई रीड करना चाहता, ना कोई रिवाइज चाहता, ना कोई रिपीट करना चाहता। सब बच्चे सीधा चौथा आर चाहते हैं जिसका नाम है रिजल्ट। तो बेटा चौथा आर नहीं मिलेगा, पहले आपको ये 3R करने पड़ेंगे। पहले रीड करना पड़ेगा, फिर रिवाइज करना पड़ेगा, फिर रिपीट करना पड़ेगा, तब जाके चौथा आर आपको मिलेगा जिसको रिजल्ट के नाम से जाना जाता है। तो भाई चौथा आर चाहते हो तो आपको ये 3R तो करने ही पड़ेंगे, रीड, रिवाइज और रिपीट। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल कंपलसरी है प्रत्येक बच्चे के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया है। दूसरा याद से सुन लो सभी बच्चे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जो बच्चा सिर्फ सिलेक्शन चाहता है उसको बता रहा हूं, ये दो ऐसे सब्जेक्ट है जिनको आप बहुत ज्यादा टाइम दो। अब मैं आपको क्लियर शब्दों में बता रहा हूं, मैं टॉपर बनने वाली बच्चे या बच्ची से बात नहीं कर रहा हूं। जिस बच्चे को सिर्फ कॉलेज मिल जाए गवर्नमेंट, सिर्फ केमिस्ट्री और बायोलॉजी को बहुत ज्यादा टाइम दो, फिर उसके बाद में आप फिजिक्स को पढ़ो, क्योंकि ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट है जिनके क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, वेटेज अच्छा है और बहुत आसान क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होते हैं, थ्योरेटिकल और सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। फिजिक्स में थोड़ी कैलकुलेशन होती है, थोड़ा न्यूमेरिकल होता है, इस वजह से मैंने बोला है आपको कि यहां पे अगर आपने बहुत ज्यादा स्कोर कर लिया और यहां स्कोर थोड़ा भी कम रह गया ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां इतना ज्यादा स्कोर कर लो केमिस्ट्री बायोलॉजी में कि यहां थोड़ा नंबर डाउन हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखा होगा आपने नीट में फिजिक्स का पेपर बहुत टफ आ गया था, जो बच्चा केमिस्ट्री और बायोलॉजी में अच्छा कर लिया था उसका सिलेक्शन हो रहा है। केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों को मिला के जिसने 500 नंबर लिया है, फिजिक्स में 20 से 30 नंबर आए ना, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है मुझे बताओ आप? 450 नंबर ले आया होगा अगर कोई, 300 बायो में लिया होगा, 150 केमिस्ट्री में लिया होगा, फिजिक्स में उसके 70 नंबर भी आ गए होंगे ना, 180 में से 70, तो भी वो चाहे एमबीबीएस जा रहा है इस बार गवर्नमेंट। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। तो इसलिए ये दोनों सब्जेक्ट अच्छे करो, टाइम ज्यादा दो, रिवीजन इनका ज्यादा करो। ठीक है ना, मैं ये नहीं बोल रहा फिजिक्स नहीं पढ़ा, फिजिक्स पढ़ना है नो डाउट, बट सिर्फ सिलेक्शन चाहिए तो ये दोनों इतने ज्यादा पावरफुल बना लो कि यहां अगर आपका कुछ मिस्टेक भी हो जाता है ना तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इतना ज्यादा इन दोनों को आपको पावरफुल बना लेना है। ठीक है, ये आपको मैं मेन चीज बताना चाह रहा हूं जो सब बच्चे ध्यान से सुन लो। दूसरा मैं आपको बता देता हूं, सभी बच्चे टेस्ट प्रैक्टिस जरूर करें। हमने आपको 15 टेस्ट, ध्यान से देख लेना, 15 टेस्ट हमने आपको फ्री दे दिए हैं भाई, ध्यान से सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 15 टेस्ट फ्री, कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। आप हमारे एप्लीकेशन पे जाके 15 टेस्ट दे सकते हैं फ्री में, कोई चार्ज नहीं है। एग्जैक्ट आपका हरियाणा के एग्जाम का पैटर्न पर है, हरियाणा के एग्जाम के पैटर्न पर फ्री में 15 टेस्ट दे सकते हो। जो आप बच्चे एग्जाम सीरियसली देना चाहते हैं, सेलेक्ट होना चाहते हैं, उनको ये काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना टेस्ट सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, ये मैं आपको क्लियर बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना। टेस्ट एक मात्र ऐसा रामबाण है जो आपको आपके एग्जाम में सेलेक्ट करवाएगा, तो टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। टेस्ट पेपर 15 फ्री है, टोटल एप्लीकेशन पे है, जाके देखो हरियाणा वाला पैटर्न पर ही है। आप सभी बच्चे जाके वहां पर एप्लीकेशन पे टेस्ट दे सकते हो, लिंक गिवन है, ठीक है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। हमारे नंबर है टेक्निकल, आप उस पर भी कॉल कर सकते हो, या जे अकेडमी फॉर नर्सिंग ऐप सर्च कर सकते हो जाके प्ले स्टोर पे, और वहां पे आपको ऐप मिल जाएगा, वहां पे जाके आप टेस्ट दे सकते हो। 15 टेस्ट फ्री है। बाकी का लास्ट में यही बोलूंगा, पीडीएफ मिल जाएगी, रिवाइज करो। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा आप चाहते हो ये बच्चे सभी कमेंट में जरूर बता के जाना। क्लास कैसी लगी है, ईमानदारी से जैसी भी लगी है आप अपना रिव्यू दे के जाना, मजा आया कि नहीं आया, फायदा हुआ कि नहीं हुआ, कैसी चीजें चल रही है और कितना आपको यहाँ पे समझ में आया। मैंने कोशिश अपना पूरा किया है, एफर्ट्स पूरा लगाया है, दोनों चैप्टर बहुत अच्छे से कवर करवाए हैं ताकि एक एक सवाल आने वाले समय में आपका एग्जाम में गलत नहीं हो। और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं हरियाणा के एग्जाम से पहले मैं सारे चैप्टर आपको केमिस्ट्री का कंप्लीट करवा दूंगा, पूरा 11th और पूरा 12th कंप्लीट कोर्स इसी यूट्यूब चैनल पर फ्री में आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है ना, कंप्लीट केमिस्ट्री, बस आपको इस चैनल पर बने रहना है। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को क्लास शेयर कर दो। और हाँ भाई, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, अभी तक मैंने बोला नहीं था बट अब बोल रहा हूँ, क्लास ईमानदारी से जिसको अच्छी लगी है वो लाइक कर दो, जिसको नहीं लगी है वो बिल्कुल ना करे, बट जिसको अच्छी लगी है वो लाइक जरूर कर दें क्लास को। नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको पहले से बता के जा रहा हूँ, आपसे मैं नहीं पूछूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको करवाना जरूरी है। एक है पीरियोडिक टेबल और एक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट एपिसोड इन दोनों, कोऑर्डिनेशन तो हो गया है, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल
और केमिकल बॉन्डिंग, ये यहाँ पे ये दोनों चैप्टर आप बहुत अच्छे से कर लेना। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग नया आपका एपिसोड है, एपिसोड नंबर आपका यहाँ पे 3rd हो चुका है। 4th एपिसोड में मैं ये लेके आ रहा हूँ पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, जो आपको कल मिल जाएगा। और अब नेक्स्ट आपका कौन सा चाहते हो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, क्लास कैसी लगी ये भी बताओ। तो सभी बच्चों को थैंक यू सो मच। और अभी हो रही है रात के 10 बज गए हैं और सभी बच्चों को गुड नाइट, ठीक है ना। तो मैं चलता हूं अब और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच सभी बच्चों को, ऐसे सपोर्ट ऐसे प्यार बनाए रखो। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता के जाना क्लास कैसी लगी है। और टेस्ट सीरीज बिल्कुल मत भूलना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके जरूर दें, 15 टेस्ट फ्री है। और छोटे भाई बहनों को जरूर बता देना एम्स उम्मीद बैच के बारे में, 7 बुकलेट फ्री आपको मिलने वाली है, बहुत जबरदस्त है, जबरदस्त तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। और आप में से अगर कोई चाहता है कि नहीं सिर्फ एम्स में ही जाना है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, 5 से 6 हज़ार बच्चे हैं जो लगातार हमसे पढ़ रहे हैं, आप भी उनका हिस्सा बन सकते हो। तो सभी बच्चों को थैंक यू सो मच, ऐसे सपोर्ट ऐसे प्यार बनाए रखो। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। बाय बाय टाटा। 100 स्लाइड के अप्रोक्स हो गई है आज की क्लास में, देख लो भाई साहब, है ना, 1.5 घंटे में 100 स्लाइड, भाई साहब जबरदस्त यार, है ना। चलो बाय बाय टाटा, मिलता हूं मैं आपसे।